दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के भी नाम से क्लियर हो रहा होगा, डिस्प्लेस हो जाना यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे किसी का चला जाना ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Fe+CuSO4 लिखा हुआ है, Fe+CuSO4 और यहाँ पे हो गया FeSO4, CO अलग हो गया। क्लियर हुआ? तो देखिए जो Fe ने क्या किया, Cu को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया, मतलब Cu को डिस्प्लेस कर दिया यानी उसको हटा दिया। तो इसी बात को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर इसमें देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा Zn ने Cu को हटा दिया। क्लियर हुआ? जिंक ने कॉपर को हटा दिया। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Pb ने Cu को हटा दिया। दिख रहा है? तो यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आइए अब हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी, तो आइए देखते हैं एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर, कि हमें 3 आयरन के नेल लेने यानी कील लेना है। ठीक है, लोहे का जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, फिर उसको सैंड पेपर यानी रेगमाल से रगड़ के साफ़ कर लेना है। उसके ऊपर का जो जंग लगा होगा उसको हटा लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, और 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें मार्क कर लेना है यानी उसमें जो निशान लगा देना है A और B का। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये जो नेल लिया इसी के अंदर हमें क्या भर देना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देना है। क्लियर हुआ? कौन सा सॉल्यूशन भरना है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का सॉल्यूशन भर देना है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी इसको हमें बांध देना है। क्लियर हुआ? इस आयरन नेल को बांध देना है धागे से और उसको इमर्ज करना है, मतलब डुबो देना है सावधानी से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इन टेस्ट ट्यूब बी वाले में फॉर 20 मिनट्स। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए हमें उसको डुबो के रख देना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये धागा से बांध के इसको लटका दिया गया है। क्लियर हुआ? फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और हमने कितने नेल लिए थे, 3 नेल लिए ना, 3। तो एक नेल को हमने अलग से बाहर रख लिया ताकि हम क्या कर सके, उसका इनके साथ कंपैरिजन कर सके, ताकि क्या चेंजेस हुआ उस चेंजेस को हम समझ सके कि क्या चेंज हुआ है। क्लियर हुआ? फिर देख क्या कह रहा है, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कि 20 मिनट बाद उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन नेल को निकाल दीजिए। फिर क्या कह रहा है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। तो 2 टेस्ट ट्यूब लिया था ना हमने, एक तो टेस्ट ट्यूब ये रहा और एक अलग से टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें भी हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा था। तो कह रहा है ये तो B वाले में तो हमने नेल डुबो दिया, मतलब ये, और एक तो अलग से हमारे पास रखा, उसका डायग्राम बनाया नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है अब जो फाइनली ये सब हो गया उसके बाद इसका जो ये इंटेंसिटी, मतलब ये जो गाढ़ापन है ना नीले रंग का, इस नीले रंग के गाढ़ेपन को, इसी गाढ़ेपन को बोलते हैं इंटेंसिटी, कलर के मामले में। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी को मैच करने के लिए ए वाले को अलग से भर के रख दिया ताकि हम उसका कंपैरिजन कर सके आखिर में कलर में क्या चेंजेस आया। तो ये देख पा रहे होंगे आप कि जो पहला ए वाला टेस्ट ट्यूब है ये है, अब बी का भी पहले ऐसा गाढ़ा ब्लू कलर था लेकिन अब वो कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब बहुत ही कम ब्लू कलर इसके पास बचा। ठीक है, ये कौन सा है, ये बी वाला है जिसके अंदर हमने कील को डुबोया था। तो एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ऐसा हो गया बी वाला सॉल्यूशन, जबकि पहले दोनों ही नीला नीला था। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यही हमें पता करना है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स, और उसके बाद आयरन नेल यानी जो कील है उसके कलर को भी कंपेयर करना है। डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड, केप्ट असाइड मतलब जो पहले से हमने बाहर एक रखा हुआ था ना, उसके साथ इस
जो कॉपर सल्फेट के अंदर कील डुबो दिया गया उसके साथ कंपैरिजन करना है। तो ये देखिए, ये है आयरन नेल जिसको हमने पहले से रगड़ के रखा हुआ था, इसका कलर कुछ ऐसा है। और जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर डुबो दिया तो उसका कलर हो गया ब्राउन ब्राउन कलर का। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ लिखा भी है आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जब निकाला तो इसका कलर कुछ ऐसा हो गया। फिर ये वाला जो है ये लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब ए, तो ये ए वाला है। और ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है कि जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब रखते हैं। फिर ये है रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी, तो ये कौन सा, ये टेस्ट ट्यूब बी है। क्लियर हुआ? तो देखिए इसका ऊपर एक ब्राउन कलर आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसका जो आयरन है वो हट गया और हट के इसके ऊपर एक कॉपर का लेयर चढ़ गया। क्लियर हुआ? तो इसी बात को रिएक्शन के थ्रू देखिए। अब देखिए ये जो इसका नीला कलर है, नीला कलर किस वजह से है? कॉपर की वजह से है। ठीक है, नीला कलर किसकी वजह से है? कॉपर की वजह से। जब सल्फेट के साथ कॉपर डिसॉल्व हो जाता है तो उसका कलर हो जाता है ब्लू। अब जब इसमें से कॉपर निकल के स्कील के पास सॉलिड फॉर्म में चला गया तो अब इसमें तो कॉपर बचा ही नहीं, केवल सल्फेट बचा। और उसके बाद इसमें से जो आयरन हटा था वो आयरन इसके अंदर चला गया। तो कुल मिला के कॉपर तो इसके पास है नहीं। तो जब कॉपर नहीं है तो सीधी बात है ब्लू कलर भी होगा नहीं, या थोड़ा बहुत कॉपर है तो उसकी वजह से अगर ब्लू कलर होगा भी तो बहुत ही थोड़ा सा होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले के पास ब्लू कलर कम है और इस वाले के पास ब्लू कलर ज़्यादा है। क्लियर हुआ? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वाई डज द आयरन नेल become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade। तो कह रहा है कि यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि बताइए आखिर में कॉपर जो नेल है वो ब्राउनिश कलर क्यों हो गया और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो ब्लू कलर आखिर में फेड क्यों हो गया, फेड मतलब हल्का हल्का क्यों हो गया, यानी वो कलर कहाँ गया। तो बता दिया हूँ कि कॉपर इसके ऊपर चढ़ गया इसलिए ब्राउन हो गया और उसका कलर हल्का क्यों हो गया, क्योंकि उसमें से कॉपर निकल गया। ठीक है, तो फिर देखिए कह रहा था फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। जो भी हमने एक्टिविटी किया उस एक्टिविटी में ये वाला रिएक्शन हुआ। तो ये रिएक्शन क्या है? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4 और साथ में कॉपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट और ये हो गया कॉपर सल्फेट से क्या बन गया? कॉपर सल्फेट से बन गया आयरन सल्फेट। और यहाँ पे देखिए पहले तो हमने कील लिया था सॉलिड फॉर्म में, समझिएगा, उसी एक्सपेरिमेंट के साथ में। ठीक है, तो डायग्राम नीचे कर देता हूँ तो दोनों कंपैरिजन आपको करा पाऊंगा मैं। तो देखिए समझिएगा ध्यान से कि जब ये सॉलिड फॉर्म में है, मतलब एक कील, ऐसा कील जो हमने डुबोया था, तो डुबोया तब तो था ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और उस टाइम कॉपर है CuSO4, यानी Cu के पास होता है 2+ और SO4 के ऊपर है 2-। ठीक है, तो जब ये प्लस फॉर्म में होगा यानी आयनिक फॉर्म में होगा तो ये होगा आपका लिक्विड में घुला हुआ रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी मेटल है अगर वो आयनिक फॉर्म में है तो वो क्या होगा? इस सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है, मतलब उसको हम एज अ सॉलिड फॉर्म में नहीं देख सकते। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने वाली बात है कि जब ये आयनिक फॉर्म में है तो ये हमें नहीं दिखेगा, यानी जब हमने ये सॉल्यूशन लिया यानी CuSO4 लिया तब तो आयनिक फॉर्म में, तो हमें दिखेगा नहीं। क्लियर हुआ? तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्शन होता है आयरन। तो देखिए जो ज़्यादा रिएक्शन होता है वो हमेशा आयनिक फॉर्म में रहना पसंद करेगा। ध्यान दीजिएगा कि जो आयनिक फॉर्म में होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो कॉपर क्या कहेगा? कॉपर कहेगा भाई तू ज़्यादा रिएक्टिव है तो जा तू ही लड़ाई कर ले भाई, मेरी बस की बात नहीं है, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बाहर आ जा रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा फुकरे वाला एग्जांपल दूंगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए SO4 को मैं मान लूँ एक लड़की है। ठीक है, SO4 2- क्या है? एक लड़की है। और पहले ये SO4 को प्यार हो गया कॉपर के साथ, तो ये तो कॉपर के साथ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब इस कॉपर से ज़्यादा ताकतवर कौन है? आयरन ताकतवर है। तो आयरन क्या करेगा? बेटा तेरा चक्कर बहुत हो गया, अब तो मेरी बारी है, अब तू भग ले यहाँ से जितना जल्दी फुर्सत में हो सके। ठीक है, कॉपर तो कमज़ोर है
यानी कम रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वही तो SO4 के पास जाएगा। तो यानी ज़्यादा रिएक्टिव यानी ज़्यादा पावरफुल, यानी बेचारा कॉपर तो कहेगा भाई मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, मुझे लड़की तो फिर मिल जाएगी लेकिन ज़िंदगी रही तो, ठीक है। लेकिन आयरन क्या बोल रहा है, तू तो जल्दी निकल ले फुर्सत से। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को भगा दिया और ये SO4 के साथ जाके फिर से चिपक गया, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस केमिकल, देखिए तो केमिकल में भी यही होता है, ठीक है। अगर आप प्यार मोहब्बत की बातें समझते हैं तो आराम से केमिस्ट्री आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही होता है, किसी को लात मारो, भगाओ, उसके पास जाओ, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, आयनिक फॉर्म में। तो देखो आयरन तो पहले था सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म से ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने क्या करा, कॉपर को भगा दिया और खुद आ गया आयनिक फॉर्म में, यानी Fe2+ की फॉर्म में। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जो Cu2+ था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बेचारा Cu हो गया, यानी इसका जो प्लस वाला फॉर्म है वो हट गया, डायरेक्ट Cu बन गया, मतलब सॉलिड हो गया। यानी ये जो कील के ऊपर है ब्राउन कलर, ये किसका, ये कॉपर की लेयर चढ़ गई। बात कुछ समझ में आया? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को भगा दिया, रिमूव कर दिया सॉल्यूशन में से, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल दिया, मतलब वो जो आयनिक फॉर्म था उसको उसने सॉलिड फॉर्म में बना दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यही रिएक्शन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि उसने उसके सॉल्यूशन में से उसको भगा दिया, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि और समझना है तो समझिए, सिंपल सा एक लाइन, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा और जो कम रिएक्टिव होगा वो सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए कुछ बता रहा है अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अदर एग्जाम्पल भी देख लीजिए। ये रहा जिंक ने कॉपर को फिर से भगा दिया, क्यों, क्योंकि कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू जिंक हो गया, आयरन हो गया, Pb हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए Pb, लेड ने भगा दिया कॉपर को, यहाँ कॉपर क्लोराइड था तो यहाँ पे लेड क्लोराइड हो गया, कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर हो गया, क्लियर हुआ। तो नीचे देखिए लिखा हुआ जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो इस तरीके से इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और वो टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब तक के लिए दोस्तों अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आगे बढ़ाती रहिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।